अब जो आगे आप लोगों ने पढ़ना है वो हमारे पास है टीसीए साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल भी इसको बोलते हैं, क्रैब साइकिल बोलते हैं, और इसको बोलते हैं ट्राई कार्बो ऑक्सैलिक एसिड साइकिल। ये भी आप लोगों ने एफएसएम में पढ़ा हुआ होगा। तो ये जो साइकिल है essentially involves the oxidation of acetyl coenzyme A to carbon dioxide and water। तो यहाँ पर क्या हो रहा होता है, इस साइकिल के अंदर भी एनर्जी के इंटरमीडिएट कंपोनेंट्स बन रहे होते हैं, एनर्जी स्टोर हो रही होती है इन दी फॉर्म ऑफ NAD और FAD और GTP की फॉर्म में कन्वर्ट हो रही होती है। और हमारे पास जो है वो जो हमारे पास पायरुवेट का मॉलिक्यूल था जो ग्लाइकोलिसिस से आया था, वो आगे फर्दर TCA में यूज़ हो रहा होता है। क्या होता है, TCA साइकिल सप्लाइज एनर्जी एंड आल्सो प्रोवाइड मैनी इंटरमीडिएट रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड, ग्लूकोज एंड हीम एक्सेट्रा। तो मतलब ये कि TCA साइकिल जो होता है वो मेटाबॉलिज्म का एक बेसिक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकिल है। यहाँ पर क्या हो रहा होता है, ना सिर्फ एनर्जी बन रही होती है बल्कि बहुत सारे हमारे पास ब्रेक डाउन चीज़ें हो रही होती हैं जिसको हमारी बॉडी फर्दर अपनी चीज़ें बनाने में यूटिलाइज कर रही होती है। TCA साइकिल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल पैथवे कनेक्टिंग ऑलमोस्ट ऑल द इंडिविजुअल मेटाबॉलिक पैथवेज। तो बहुत सारे पैथवेज है ना, तो उन सारे पैथवेज का जो दरमियान का सेंटर है ना वो TCA है। मतलब ये कि जो हमने पहले अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि लिपिड था, प्रोटीन थी और हमारे पास कार्बोहाइड्रेट था, वो सारे के सारे एट द एंड अपने सब यूनिट्स में कन्वर्ट हो रहे थे और वो सब यूनिट्स एट द एंड TCA साइकिल में ही जा रहे थे। तो TCA साइकिल में ही घूम फिर के वो चीज़ जाती है और फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाती है। तो देखो होता क्या है, जो हमारे पास अगर एनर्जी स्टोर हुई हो ग्लाइकोजन की फॉर्म में तो वो पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है। ग्लूकोज जो है वो हमारे पास ग्लाइकोलिसिस के ज़रिए पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। पायरुवेट ने फिर हमारे पास TCA साइकिल में जाना होता है। TCA साइकिल में पायरुवेट जो है वो पहले कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम A में, और फिर एसिटाइल कोएंजाइम A जो है वो सिट्रिक एसिड साइकिल में जाता है और एट द एंड कुछ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है और कुछ हमारे पास एनर्जी के इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स बनते हैं और बहुत सारी ब्रेक डाउन होती है चीज़ों की, जो फिर हमारी बॉडी बहुत सारी और चीज़ें बनाने में यूटिलाइज़ कर लेती है। अब ये वाला सारा का सारा जो ये साइकिल है वो हो कहाँ रहा है, हमने देखा था कि ग्लाइकोलिसिस जो थी वो हो रही थी हमारे पास साइटोसोल ऑफ द सेल में, ठीक है। लेकिन ये साइकिल हो रहा होता है माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मैट्रिक्स में। यू ऑल नो कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, ठीक है। हमारे पास एनर्जी जो हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस करने की जो फैक्ट्री है वो हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वाले जो मैट्रिक्स है उसके अंदर ये काम हो रहा होता है, ये साइकिल चल रहा होता है। अब बाहर ग्लाइकोलिसिस के नतीजे में पायरुवेट बना, अब वो पायरुवेट अंदर इस माइटोकॉन्ड्रिया में कैसे जाएगा। पायरुवेट जो है वो इज़ नॉट परमिएबल टू एंटर इनसाइड इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। तो अब इस पायरुवेट को कन्वर्ट होना पड़ता है एसिटाइल कोएंजाइम A में, जो हमने यहाँ पे देखा है ना, ये एसिटाइल कोएंजाइम A। पायरुवेट पहले एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट होता है आउटसाइड ऑफ दिस सेल, आउटसाइड ऑफ दिस माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, मैट्रिक्स के बाहर। और फिर मैट्रिक्स के अंदर एसिटाइल कोएंजाइम A जाता है और वहाँ पर ये पूरा का पूरा TCA साइकिल चलता है। अब रिएक्शंस क्या हो रहे होते हैं TCA साइकिल में, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो रही होती है पायरुवेट की। मतलब ये कि सबसे पहले पायरुवेट के मॉलिक्यूल ने कन्वर्ट होना है कोएंजाइम A में, कोएंजाइम A में, एसिटाइल कोएंजाइम A में विद द हेल्प ऑफ अ कॉम्प्लेक्स ऑफ एंजाइम जो हमारे पास कहलाता है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स। ये एंजाइम का बहुत सारे एंजाइम है जो मिलके पायरुवेट के मॉलिक्यूल को एसिटाइल कोएंजाइम A कन्वर्ट कर रहे होते हैं और क्या कर रहे होते हैं, एक्चुअली उसकी डीकार्बोक्सिलेशन कर रहे होते हैं। दिस स्टेप इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड TCA। अब ये जो सारा कुछ लिखा हुआ है इसको आपने बिल्कुल भी याद नहीं करना है, ये सिर्फ एक ओवरव्यू दिया है आपको कि किस तरह के पायरुवेट जो है कन्वर्ट कैसे हो रहा होता है एसिटाइल कोएंजाइम A में। वो यहाँ पर सिर्फ ये बताया हुआ है कि बहुत सारे नंबर ऑफ़ स्टेप्स हो रहे होते हैं जिसके मदद से ये कन्वर्ट हो रहा होता है हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम A में। अगर आपने इसको याद करना भी हुआ तो आपने ये स्ट्रक्चर्स नहीं याद करने हैं। फॉर एग्जांपल ये देखो, ये वाले जो स्ट्रक्चर हैं ये नहीं याद करने, आपने सिर्फ ये याद करना है कि ग्लाइकोलिसिस का पूरा स्ट्रक्चर लिखना है। एट द एंड पायरुवेट बना, पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम A विद द हेल्प ऑफ पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। बस आपको ये याद होना चाहिए, इसके अलावा आपने बाकी चीज़ें नहीं करनी। आगे अब ये उन्होंने दिखाया हुआ है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स, जो मैं एंजाइम बता रही हूँ ना, जिस एंजाइम से ये सारी कन्वर्जन हो रही है वो एंजाइम कितना बड़ा होता है, उसमें कितना सारा कुछ, इतने सारे केमिकल रिएक्शंस होने के बाद जाके हमें वो एसिटाइल कोएंजाइम A का मॉलिक्यूल बन रहा होता है। तो ये भी आप लोगों ने नहीं करना, ठीक है, इसको याद नहीं करना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, इसको भी आपने याद नहीं करना। ये हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम A का स्ट्रक्चर है कि वो जो पायरुवेट ने कन्वर्ट करके, पायरुवेट जो कन्वर्ट होकर जिस मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हुआ है ना वो ऐसी शक्ल का मॉलिक्यूल होता है। अब ये है हमारे पास TCA का साइकिल, ठीक है। क्या होता है, एसिटाइल कोएंजाइम A बन गया, वो मैट्रिक्स के अंदर आ गया
मैट्रिक्स के अंदर आ गया। अब यहाँ पर ये एक साइकिल ऑफ रिएक्शन चलता है। होता क्या है, हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी पड़ा हुआ होता है इस मैट्रिक्स के अंदर ऑक्सैलोएसीटेट का मॉलिक्यूल। ऑक्सैलोएसीटेट का मॉलिक्यूल कंबाइन होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए के मॉलिक्यूल के साथ और कन्वर्ट कर देता है उसको सिट्रेट में विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम सिट्रेट सिंथेज। सिट्रेट भी फर्दर कन्वर्ट होता है आइसोसिट्रेट में, ये सिट्रेट का आइसोमर होता है, ठीक है। फिर आइसोसिट्रेट कन्वर्ट होता है अल्फा कीटोग्लूटरेट में, अल्फा कीटोग्लूटरेट कन्वर्ट होता है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए कन्वर्ट होता है सक्सिनेट में, सक्सिनेट कन्वर्ट होता है फ्यूमेरेट में, वो मैलेट में कन्वर्ट होता है और एट द एंड हमें फिर से ऑक्सैलोएसीटेट मिल जाता है। और अब इन स्टेप्स के अंदर यहाँ पे कुछ स्टेप्स होंगे जहाँ पे एनर्जी जो है कि एनर्जी रिच इंटरमीडिएट कंपोनेंट्स बनते हैं, जैसे एफ के मॉलिक्यूल और एन के मॉलिक्यूल, जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाके वहाँ पे एटीपी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। ये है इसका पूरा का पूरा साइकिल। अब इस साइकिल को भी आपने इसके स्ट्रक्चर्स छोड़ के बाकी कुछ याद करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस तरह इसको याद करोगे कि पायरुवेट इज़ कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम विद द हेल्प ऑफ पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, और फिर आप इस साइकिल को लेकर जाओगे विद द हेल्प ऑफ सिट्रेट सिंथेज ऑक्सैलोएसीटेट कन्वर्टेड इनटू सिट्रेट। जैसे आपने एफएससी की बुक में देखा था ना पूरा का पूरा साइकिल, वो उस तरह का ही आपने याद करना है। आपने इसके स्ट्रक्चर्स याद नहीं करने हैं और आपने क्या याद करना है कि कौन कौन से एंजाइम्स कहाँ कहाँ यूज़ हो रहे हैं, और आपने ये याद करना है कि कौन कौन से स्टेप में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल इस थर्ड स्टेप में NAD का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहा है, किस स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही है, किस स्टेप के अंदर जो है वो हमारे पास GTP प्रोड्यूस हो रही है, किस स्टेप में FAD प्रोड्यूस हो रही है। ये सारे के सारे स्टेप्स के अंदर क्या क्या हो रहा है ये आपने याद करना है। ये भी वही सारा कुछ बताया हुआ है, इन सब चीज़ों में कन्फ्यूजन करने की ज़रूरत नहीं है। गूगल से भी कोई भी तस्वीर उठाकर उसको भी आप 2-4 दफ़ा जो है वो ख़ुद लिख के देखेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। ये पूरा का पूरा साइकिल स्टेप बाई साइकिल आप लोगों को लिख के देखेंगे तो ये याद होगा, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि हो क्या रहा है, इस पूरे के पूरे साइकिल में कन्वर्जन कैसे हो रही है। सबसे पहले नंबर 1 स्टेप के अंदर है सिट्रेट की प्रोडक्शन। तो क्या हो रहा होता है, ऑक्सैलोएसीटेट का मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम ए के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होकर हमारे पास सिट्रेट बनाता है विद द हेल्प ऑफ सिट्रेट सिंथेज। अब ये वाला रिएक्शन कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं जो इसको इनहिबिट करती हैं, आगे उन्होंने बताया हुआ ATP या NAD H के मॉलिक्यूल या सिट्रेट कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स जो कि जाके इस एंजाइम को ही ब्लॉक कर दें। जो हमारे पास जो एंजाइम है वो हमारे पास सिट्रेट सिंथेज एंजाइम को ब्लॉक ये वाली सारी चीज़ें कर सकती हैं। अगर ये वाला एंजाइम में ब्लॉक हो गया तो ये केमिकल रिएक्शन कैरी आउट नहीं होगा, ये इधर इसी स्टेप के ऊपर ख़राब हो जाएगा। अगले स्टेप में क्या हो रहा होता है, सिट्रेट जो होता है वो आइसोमेराइज होता है आइसोसिट्रेट में। सिट्रेट जो है विद द हेल्प ऑफ एकोनिटेज एंजाइम होता है जिसकी मदद से सिट्रेट जो है वो अपने ही जैसे एक और मॉलिक्यूल आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर स्टेप नंबर 4 और 5 में क्या होता है, अल्फा कीटोग्लूटरेट बन रहा होता है विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। फिर उसके बाद क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ कीटोग्लूटरेट इनटू सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। अब यहाँ पर जो है वो 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज़ हो रहे होते हैं और ये वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो आप एक्सहेल कर रहे होते हो। आप ऑक्सीजन इनहेल करते हो और फिर भी आप एक्सहेल करते हो, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही होती है वो ये वाले मॉलिक्यूल, ये वाले इस साइकिल में से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है ना वो आप इनहेल कर रहे होते हो। तो आप देखो, आपने सांस लिया, आपने सांस छोड़ा, इतनी सी देर के अंदर पूरा का पूरा ये सारा कुछ इतनी जल्दी हो रहा होता है, ये सारे केमिकल रिएक्शन इतनी जल्दी से हो रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर। फिर क्या होता है, सक्सिनेट बन जाता है। जब सक्सिनेट बन रहा होता है तो हमारे पास GTP का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है और GTP जो है इज़ लाइक ATP का मॉलिक्यूल ही होता है, लेकिन उसके अंदर बेस का डिफरेंस होता है, न्यूक्लियोटाइड जो बेस होती है सिर्फ उसका डिफरेंस होता है। फिर क्या होता है, सक्सिनेट कन्वर्ट हो जाता है फ्यूमेरेट में, फ्यूमेरेट कन्वर्ट होता है मैलेट में, मैलेट और फिर रिसाइकल कर देता है वापस से ऑक्सैलोएसीटेट। अब ये आपको ज़्यादा अच्छा तब समझ आता है जब हम इसके स्ट्रक्चरली इसको पढ़ रहे होते हैं और फिर वो साइकिल बना रहे होते हैं, लेकिन अब इतना टाइम बिल्कुल भी नहीं है कि आपको स्ट्रक्चर्स याद करवा सकूँ, इसलिए आप इसको इस तरह ही जिससे आप लोगों ने FSC में याद किया था, इसको वैसे ही सिर्फ नामों के साथ इसको याद कर लें। जब हम इसको कभी अगर ज़िंदगी में हमने इसको पढ़ा दोबारा से और इसके स्ट्रक्चर देखे तो हमें पता चलेगा कि स्ट्रक्चर सारे एक दूसरे के साथ रिजेंबल करते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, थोड़ा थोड़ा टूट रहा होता है, हर स्टेप के अंदर थोड़ा थोड़ा टूट रहा होता है और वो दूसरे में कन्वर्ट हो रहा होता है, तो हम उसको अलग नाम दे रहे होते हैं, इसमें कोई साइंस नहीं होती। आगे उन्होंने कहा है कि एट द एंड जो है हमारे पास ऑक्सैलोएसीटेट का मॉलिक्यूल रीजनरेट हो जाता है। अब कितने मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हो रहे होते हैं इस पूरे के पूरे साइकिल में, 3 जगह पर NAD के H के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं, एक जगह पे FAD का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है और एक जगह के ऊपर हमारे पास GTP का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है। तो
एक NAD का मॉलिक्यूल इज इक्वल्स टू 3 जो है 3 ATP, तो 3 मॉलिक्यूल ये थे तो ये 9 हो गया। एक FAD का मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 2 ATP के मॉलिक्यूल्स, और एक हमारे पास GTP का मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 1 ATP का मॉलिक्यूल। तो एट द एंड यहाँ पे नेट एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही होती है वो होते हैं 12 ATP के मॉलिक्यूल्स। अब आगे उन्होंने बताया हुआ है GTP और ATP का क्या डिफरेंस है। GTP इज़ अ क्लोज रिलेटिव ऑफ ATP एंड ट्रांसफर ऑफ इट्स टर्मिनल फॉस्फेट ग्रुप टू ADP प्रोड्यूसेस ATP। क्या होता है कि ये ग्वानिन बेस है, इसके अंदर वैसे नॉर्मली हमारे पास ATP में एडेनिन बेस होती है। अगर हम ये उतार के एडेनिन लगा देते तो ये जो होती बाकी सारे एनर्जी का साइकिल सेम होता है, ठीक है, तो वो एक दूसरे के ऑल्टरनेट होते हैं, ये इनमें डिफरेंस है। FAD का मॉलिक्यूल की भी ये एक कैरियर मॉलिक्यूल होता है जो यूज़ होता है आगे हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। ये FAD का मॉलिक्यूल यूज़ होगा, जो यहाँ पे TCA में बना है ना, ये FAD का मॉलिक्यूल, ये आगे जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में यूज़ होगा, और ये जो है वो एट द एंड हमारे पास ये ब्रेक होगा, और इसमें से जो एनर्जी निकलेगी, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो मूव करेंगे, प्रोटॉन जो निकलेंगे वो मूव करेंगे, और फिर क्या होगा, हमारे पास ATP का मॉलिक्यूल्स बनेंगे। इसका स्ट्रक्चर भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद है हमारे पास उन्होंने बताया हुआ निकोटिनामाइन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड जो है वो एक कोफैक्टर है, और इसकी ऑक्सीडाइज और रिड्यूस 2 फॉर्म है, एक NADH होगी और एक NAD होगी। अगर ये दोनों जगह पे आपको कहीं नज़र आए लिखी हुई तो इसमें कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों एक ही बातें होती हैं, एनर्जी का थोड़ा सा डिफरेंस होता है, और NADPH भी इसी का एक एनालॉग होता है। तो ये आपका आज का पहला लेक्चर है।